एरोमेटिक एसिड में जैसे हमारे अमाइंस थे, वहाँ हमें पता था क्या ग्रुप लगा हुआ है। सेम यहाँ पे हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को एडिशन करना पड़ेगा हमारी एरोमेटिक रिंग में, या एरोमेटिक एसिड तब बोला जाएगा। आपका कोई भी एरोमेटिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है वो एरोमेटिक रिंग से अटैच रहेगा। जहाँ पे हमारा बेंजीन है, नेफ्थलीन है, सेम वैसा ही है। कुछ साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की भी इसके साथ प्रॉपर्टीज़ होंगी, साथ ही साथ एरोमेटिक रिंग है तो एरोमेटिक कंपाउंड की भी प्रॉपर्टी होगी। तो टाइप्स ऑफ लाइक एरोमेटिक एसिड या क्लासिफिकेशन में हमारा क्या आ जाएगा, एक तो आपके बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स। बेंजोइक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहेगा, वो डायरेक्टली अटैच हो जाता है बेंजीन रिंग से। इतना सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। आपका नेफ्थोइक एसिड में नेफ्थलीन रिंग से अटैच होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो डायरेक्ट अटैच हो जाएगा। बस हमें क्या याद रखना है, बेंजोइक एसिड में हमारी बेंजीन रिंग आ जाएगी, नेफ्थोइक एसिड में हमारी नेफ्थलीन रिंग आ जाएगी, जस्ट उसमें क्या ऐड हो जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड हो जाएगा। बस इतना सही है। तो और थोड़ा सा अगर क्लासिफिकेशन को ज़्यादा डीपली देखा जाए तो क्लासिफिकेशन पोजीशन के बेसिस पर भी होता है कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो आपकी बेंजीन रिंग की किस पोजीशन पर ऐड होगा, तो उसके बेसिस पर है। जैसे ऑर्था पे सब्स्टिट्यूट हुआ है, या मेटा पे सब्स्टिट्यूट है, या पैरा पे सब्स्टिट्यूट है, तो उन 3 सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। देन उसकी प्रॉपर्टी भी अलग हो जाएगी, साथ ही साथ जो आपको चीज़ें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी। सेम ऐसा ही आपका क्लासिफाइड जो इसका नेफ्थोइक एसिड का डेरिवेटिव है उसका भी जो क्लासिफिकेशन है, या उसको भी एक तरीके से इसी तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। सब्स्टिट्यूएंट्स का जो आपका बेंजोइक एसिड के ऊपर हुआ था या पोजीशन के बेसिस पर हुआ था बेंजीन रिंग पर, सेम यहाँ नेफ्थलीन रिंग पर होगा, ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो ये चीज़ें हैं। फिनोलिक एसिड है, फिनोलिक एसिड में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा। साथ ही साथ देखो, एरोमेटिक एसिड में आपको पता है कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहने वाला है। फिनोलिक की बात करें, हमें पता है फिनॉल पे हमारा OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो दोनों को ऐड कर दो तो फिनोलिक ग्रुप एसिड बन जाएगा। जैसे हमारा हाइड्रोबेंजोइक एसिड में क्लासिफाई किया जाए, या हाइड्रोसिनेमिक एसिड है जिसमें हमारा सैलिसिलिक एसिड है, साथ ही साथ हमारा कैफिक एसिड है, तो ये क्या है, सारे फिनोलिक एसिड्स आ जाते हैं। ये टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में भी एज अ क्लासिफाइड रहते हैं। अब एप्लीकेशन देखो, डाइज में यूज़ किया जाता है एज अ पिगमेंट, पॉलीमर्स, प्लास्टिसर्स में, फूड इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ किया जाता है। बहुत सारी जगह एज ए इसको एक्टिव इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ करते हैं ड्रग में। फॉर एग्जांपल आपका एस्प्रिन है, तो एस्प्रिन किससे डराइव होगा, आपके सैलिसिलिक एसिड से, तो वहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल हमें याद रखने, एग्जाम्पल फिर भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। तो एग्जाम्पल में आपका बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, टेरिपिएस्थालिक एसिड, देन आपका एंथ्रेनलिक एसिड, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे एरोमेटिक एसिड के। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आपका एल्काइल बेंजीन है, उसका ऑक्सीडेशन किया गया है। आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करके एल्काइल बेंजीन, जैसे टॉलिन है, उसको ऑक्सीडाइज करके उसको क्या कर सकते हो, देन बेंजोइक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब इंटरमीडिएट है, जैसे बेंजाइलिक एसिड, अल्कोहल हो गया, या फिर एल्डिहाइड है, उसको अगर आप फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे ना, आप उसको और ऑक्सीडाइज करोगे, देन वो आपका बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, या किसका फॉर्मेशन होगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल है, तो जो एरोमेटिक नाइट्राइल्स हैं, जैसे हमारा बेंजोनाइट्राइल है, अगर उसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे, आपको देखो पता है रिएक्शन क्या होगा, या प्रोसेस अगर समझना है तो वो तब इजी हो जाता है जब आपका जैसे हाइड्रोलिसिस लिखा है या फिर कहीं एल्काइलेशन लिखा है, कुछ लिखा है, तो उसके बेसिस पर आप उसको ट्रीट करके अपना एट द एंड प्रिपरेशन कर सकते हो जो प्रोडक्ट आपको चाहिए। ठीक है, तो ये सारा है। जैसे वाटर को हम नाइट्राइल में ऐड कर देते हैं, साथ ही साथ उसको फॉलो किया जाएगा टॉटोमेराइजेशन से, देन प्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन है, तो उसकी वजह से एक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो वो एक तरीके से आप मान के चलो नाइट्राइल का हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, जिससे कि कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो सके।
ठीक है, क्योंकि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही फॉर्म करना है, एरोमेटिक एसिड फॉर्म करना है। देन आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जो उसमें बेंजोइक एसिड है उसको सिंथेसाइज किया जाता है, किससे रिएक्ट करके, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्ट करके। आपका जैसे बेंजोइक एसिड बनाना है, बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा, हम उसमें क्या करेंगे, आपको रिएक्ट करेंगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको रिएक्ट करा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, तो साथ ही साथ एसिडिफिकेशन होगा। देन एसिडिफिकेशन से आपका एसिड का फॉर्मेशन है जो हमारा बेंजोइक एसिड है। तो ये क्या है, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये था हमारे एरोमेटिक एसिड के प्रिपरेशन। अब रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शन भी होगी कुछ ना कुछ, तो उसमें जैसे आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजोइक एसिड या एरोमेटिक एसिड्स की। तो जैसे आपका फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइड सॉल्ट है, तो बेंजोइक एसिड आपका रिएक्ट करता है बेस से, और जब बेस से रिएक्ट करेगा तो वो आपका बेंजोइड सॉल्ट बनाएगा। तो आप अगर इसका नेम याद रखोगे, फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइड सॉल्ट, तो मतलब हमारा बेंजोइक एसिड बेस से रिएक्ट किया, उसने बेंजोइड सॉल्ट बनाया, बेस हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। एस्टरिफिकेशन में एस्टर का फॉर्मेशन है, मतलब बीच का आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट आपका बेंजोइक एसिड आपको पता है, ठीक है, बेंजोइक एसिड, यहाँ भी बेंजोइक एसिड, यहाँ बेंजोइक एसिड। अब फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइड में बेंजोइक एसिड को बेस से रिएक्ट कराया तो आपका बेंजोइड सॉल्ट बना। एस्टरिफिकेशन में एस्टर का फॉर्मेशन होगा, तो मतलब बेंजोइक एसिड को किसी अल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। जब एसिड कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा तो एस्टर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्या फॉर्म होगा, एस्टर फॉर्म होगा। डीकार्बोक्सिलेशन है, डीकार्बोक्सिलेशन में आपका बेंजोइक एसिड है वो लूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को जब हम उसको हीट करते हैं। आप कभी भी बेंजोइक एसिड को हीट करोगे तो वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है वो वहां से लूज होना शुरू हो जाएगा, वहां से हट जाएगा। तो स्पेशली किसकी प्रेजेंस में, जब आपका सोडा लाइम हो, जब सोडा लाइम की प्रेजेंस होगी तो क्या बनेगा, आपका बेंजीन बनेगा। ये डीकार्बोक्सिलेशन है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब आपको CO2 मॉलिक्यूल को वहां से एक तरीके से लूज करना है अपने बेंजोइक एसिड से। रिडक्शन टू बेंजाइल अल्कोहल, आपका बेंजोइक एसिड जो है उसको रिड्यूस करना है बेंजाइल अल्कोहल में, किसको, रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके। देखो रिएक्शंस बहुत इजी होती हैं, चलो मैं मानती हूँ, आई गेट कि आपको ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर, उनके फॉर्मूलाज ये सब याद करने में, या फिर आपका जो केमिकल फॉर्मूला है वो याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर रिएक्शन देखो बहुत सिंपल है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका बेंजोइक एसिड सब में सेम है, एट द एंड आपको पता है बेंजाइल अल्कोहल को रिडक्शन करके बेंजाइल अल्कोहल बनने वाला है। रिडक्शन के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो ये हो गया, ये हमें पता चल गया कैसे हुआ रिडक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 हटाना है, एस्टरिफिकेशन में एस्टर का फॉर्म होगा, बेंजोइड सॉल्ट में बेंजोइक एसिड से बेंजोइड बनेगा। तो ये इस तरीके से इजी हो जाएगा। अब हेलोजनेशन है, हेलोजनेशन में आपका कभी भी एरोमेटिक रिंग है, बेंजोइक एसिड है, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जैसे आपका हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, तो वो किस पोजीशन पे होगा, आपके मेटा पोजीशन पर होगा, जहां पे हमारा जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, क्योंकि वहां पे डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट शो करेगा। जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इफेक्ट शो करेगा, उसकी वजह से हेलोजनेशन या आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। देन नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन में क्या करना है, आपको किसी भी अपने बेंजोइक एसिड, स्टार्टिंग पॉइंट वही बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड को आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से या सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराओगे तो एट द एंड आपका M नाइट्रोबेंजोइक एसिड फॉर्म होगा, ठीक है। हेलोजनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, ये हमें पता चल गया कि किस तरीके से आपका जो रिएक्शन है बेंजोइक एसिड की डिफरेंट कंपाउंड से, केमिकल से किस तरीके से हो गया, देन एट द एंड क्या फॉर्मेशन होगा। एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड, अब इसमें भी क्या होने वाला है, एसिडिटी है तो मतलब डोनेट होने वाला है प्रोटोन, और जो हमारा एरोमेटिक एमाइन था वहाँ क्या हो रहा था, एक्सेप्ट हो रहा था प्रोटोन। तो जो एरोमेटिक एसिड की एसिडिटी है उसकी एबिलिटी होगी कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो एक हाइड्रोजन या प्रोटोन को डोनेट करे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से या कार्बोक्सिल ग्रुप से। जब एक हाइड्रोजन या डोनेट होगा प्रोटोन, देन ओनली हमारे एरोमेटिक एसिड की एसिडिटी का पता चल जाएगा। अब जैसे ही हम एक प्रोटोन को लूज करते हैं तो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो बनाता है कार्बोक्सिलेट एनायन बनाता है, जैसे आयन का फॉर्मेशन हो रहा था वहां पे, सेम यहाँ पे एक आयन का एनायन का फॉर्मेशन होगा। अब स्टेबिलिटी भी डिपेंड करती है कि एसिड स्ट्रेंथ के बेसिस पर, तो हमें सबसे दो चीजें याद रखनी है। एक तो आप रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन याद रखो, सेकेंड पॉइंट जो है आपका
इंडक्टिव इफेक्ट याद रखो सब जगह जहां भी देखो। इसमें मोस्टली हम एसिडिटी और बेसिसिटी की ही बात कर रहे हैं, तो जब एसिडिटी और बेसिसिटी की बात हुई है तो इसका मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है और इंडक्टिव इफेक्ट है। उसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसी के बेस पे आपकी एसिडिटी इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स का पता चलता है कि किस तरीके से आपकी एसिडिटी इफेक्ट हो रही है। ठीक है, करेक्ट। उसमें एक्स्ट्रा हमें कुछ याद नहीं करना, एक बार एक कॉन्सेप्ट समझ जाओगे फिर आपको ये एसिडिटी जितने फिनॉल्स, एमाइंस, एसिड इन सब में है ना, तो इनका कुछ आइडिया इतना नहीं वो होगा। साथ ही साथ आपके बेंजीन में, फैट्स एंड ऑयल्स में जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी इस एसिडिटी बेसिसिटी के एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में जो हमारा एरोमेटिक एसिड है जैसे कि बेंजोइक एसिड, तो उसमें जो कार्बोक्सिलेट एनायन है वो स्टेबलाइज्ड होता है रेजोनेंस के थ्रू, और जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड हो जाता है ओवर द ऑक्सीजन एटम पर। तो ऑक्सीजन एटम पे होगा जिस हिसाब से आपका एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा अगर आप उसको कंपेयर करोगे अपनी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पे, वेयर रेजोनेंस इज लेस सिग्निफिकेंट। तो वो चीज़ हो गई। देन आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, जो बेंजीन रिंग है साथ ही साथ उस पर इंडक्टिव इफेक्ट भी एक्सर्ट होता है। एक्सर्ट होने के बाद वहां पे या तो एसिडिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, डिपेंड करता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट हुआ है रिंग पे, ठीक है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, यही दो चीजें हैं की फैक्टर जिसकी वजह से एसिडिटी इन्फ्लुएंस होती है। इफेक्ट्स है, सेम इफेक्ट्स है, कुछ इसमें ज्यादा एसिडिटी का चेंज आपको पढ़ना नहीं है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो एसिडिटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो बस इतना सा हमें याद रखना है। दो चीज हो गई। थर्ड है हमारी पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। आपकी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अगर ऑर्थो इफेक्ट दे रहा है, एक तो ऑर्थो पोजीशन पर आया तो मतलब जो एसिडिटी है, देखो ऑर्थो पे जब भी आता है तो क्या होता है, एसिडिटी का थोड़ा सा आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस है तो अफेक्टिंग द रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये है हमारा पोजीशन, ये इफेक्ट है किसका, एसिडिटी का, इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी। ओके, बस आज के लिए इतना ही। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।